Good morning everyone. Welcome to TS in the school. Myself Swati Mahavar. Today we start history of class 10. We start with chapter number 3, the making of a global world. This is the 7th part of this chapter. 6 part इसके complete हो चुके हैं. Now come to the page number 69. पेज नंबर 68 तक हम complete कर चुके थे 6th part के अंदर. Now in this 7th part we will start with the page number 69. Come to page number 69. Now, the war led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic powers, which were now fighting and each other to pay for them. लास्ट जो 6th पार्ट हमने इस चैप्टर का पढ़ा था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कंट्रीज़ के बीच में, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों कंडीशंस जो थी वो सभी कंट्रीज़ की क्या हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी. बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कंट्रीज़ का, और जो वॉर जो हुआ था वो किससे हुआ था, मशीन्स, गन्स, टैंक्स, इन सब चीज़ों से वॉर लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था 9 मिलियन तो लोग मर गए थे और 20 मिलियन लोग क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे. Now, the war led to the snapping of economic link between some of the world's largest economic powers, which were now fighting each other to pay for them. ठीक है, अब पहले जो कंट्रीज़ एक दूसरे का साथ देने के लिए आए थे वही कंट्रीज़ अब एक दूसरे के क्या बन चुके थे, दुश्मन बन चुके थे. क्यों दुश्मन बन चुके थे? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 9 मिलियन लोग मर गए और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए. ठीक है, तो वहाँ का जो वर्किंग एज ग्रुप था कंट्रीज़ का, वो जो वर्किंग एज ग्रुप के मैन थे वो सबसे ज़्यादा जिनकी डेथ हुई थी. अब जब कमाने वाले ही मर जाएंगे तो उस कंट्री का इनकम सोर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो जिसकी वजह से वो कंट्री बहुत लॉस उठाएगा, बहुत लॉस होगा उसको इस डिस्ट्रक्शन की वजह से. तो इस लॉस की भरपाई करने के लिए ही कंट्रीज़ आपस में लड़ने लगे कि हमें जो हमारा जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई कौन करेगा. सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक. अब ब्रिटेन ने क्या किया, यूएस के बैंक से और यूएस के जो पब्लिक थे उन लोगों से ज़्यादा अमाउंट उन्होंने उधार लेना शुरू कर दिया. Thus the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. अब यहाँ पे क्योंकि ब्रिटेन ने उससे पैसा उधार ले लिया तो जो कंट्री डेप्टर था, ठीक है, वो जो कंट्री क्रेडिटर था वो कंट्री क्या बन गया, अब डेप्टर बन गया. ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है, जो दूसरों को लोन देता है, और डेप्टर कौन होता है, जो दूसरों से लोन लेता है. तो देने वाला यहाँ पे कौन हो गया, लेने वाला हो गया. जो दूसरों को लोन देता था आज उसकी ये नौबत आ गई कि उसको खुद को लोन लेने की ज़रूरत पड़ने लगी. In other words, at the war's end, the US and its citizens owned more overseas assets than foreign governments and citizens owned in the US. अब जैसे जैसे वॉर ख़त्म होता गया वैसे वैसे यूएस के जो सिटीजन्स थे वो फॉरेन गवर्नमेंट और सिटीजन्स जो थे यूएस के अंदर, उन्होंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बनाना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोस्ट वॉर रिकवरी. अब किस तरीके से रिकवरी हुई थी, लॉस हमने देख लिया कि किस तरीके का लॉस हुआ था, उस लॉस की भरपाई कैसे कंट्रीज़ ने की. पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस को स्टेबल करना, वापस से उसी कंडीशन उसी डेवलपमेंट के अंदर आना जितना जो डेवलपमेंट पहले था कंट्रीज़ का. ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड इन पर्टिकुलर फेस्ड अ प्रोलॉन्ग क्राइसिस. अब ब्रिटेन जो क्या था, पूरे वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी था. ठीक है, प्री वॉर पीरियड के अंदर वो क्या हो गया था, क्राइसिस के अंदर आ गया. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि वॉर जो हुआ था, वॉर होने की वजह से कंट्रीज़ के अंदर क्या आ गया, फर्स्ट 19th सेंचुरी के पहले हाफ में क्या हो गया था, बहुत क्राइसिस आया था. वाइल ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विथ वॉर, इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान. ठीक है, अब धीरे धीरे इंडिया और जापान के अंदर भी ब्रिटेन ने इंडस्ट्रीज जमाना शुरू कर दिया. After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. अब वॉर के बाद में बहुत ही मुश्किल था ब्रिटेन का कि वो जापान के कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खड़ा हो सके. तो उसने किसका सहारा लिया, इंडियन मार्केट का सहारा लिया. उसने इंडियन मार्केट को अपना पिलर बनाया जिसके बिहाफ पे उसने वापस से अपनी स्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो लेकर आया था. After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in Indian market and to compete with Japan internationally. Moreover, to finance war expenditures, Britain had borrowed liberally from the US.
अब वॉर एक्सपेंडिचर्स जो होते थे, वॉर एक्सपेंडिचर करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, यूएस के ऊपर डिपेंड हो गया था, यूएस से पैसा उधार लिया था उसने। दिस meant दैट एट द एंड ऑफ द वॉर ब्रिटेन वॉज बर्डन विथ ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि यूएस से उसने क्या लिया, पैसा उधार लिया। पैसा उधार लेने की वजह से वो किस में चला गया, डेप्थ के अंदर, यानी घाटे के अंदर वो चला गया, उसको बहुत लॉस हुआ और वो कर्जे के अंदर डूब गया। द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, वॉर की वजह से एक इकोनॉमिक बूम आया, दैट इज़ टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हुई वैसे वैसे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। When the war boom ended, जब वॉर का जो बूम एंड हुआ, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो प्रोडक्शन जो था, वो जो प्रोडक्शन होता था और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। बूम आया, बूम आने की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से लोगों को रोजगार मिला और अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ, अपोजिट हुआ। When the war boom ended, अब जब ये बूम खत्म हो गया था, तो बूम खत्म हुआ तो प्रोडक्शन कट हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, बूम खत्म हो गया, तो बूम आने पे प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और बूम जाने पे, बूम के खत्म होने पे प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएगी, जो अभी कोरोना के अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। At the same time, the government reduced bloated war expenditures to bring them into line with peacetime revenues. अब इसी वजह से, मतलब ये जो कंडीशन चल रही है, इसी टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना है, वॉर के एक्सपेंडिचर निकालने हैं, ताकि वो सभी कंट्रीज़ के साथ में पीस टाइम रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर सके, ठीक है। These developments led to huge job losses in 1921. One is in every 5 ब्रिटिश वर्कर्स वॉज आउट ऑफ द वर्क। अब ये जो डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट के अंदर क्या था, जॉब लॉसेस हुए। 1921 में हर 5 में से एक आदमी को काम से निकाल दिया गया। इंडीड एनेक्सिटी अनसर्टेनली अबाउट वर्क बिगेन एन एंड्योरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वॉर सिनेरियो है। पोस्ट वॉर सिनेरियो यानी वॉर के बाद क्या हुआ, लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास काम धंधे नहीं रहे, उनके पास अर्निंग नहीं रही, तो गवर्नमेंट को क्या करना था, डेवलपमेंट भी करना था और लोगों को रोजगार भी देना था ताकि वो कमा के खा सकें। मैनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज वर ऑल्सो इन क्राइसिस। अब यहाँ तो इंडस्ट्रीज़ की बात थी, पहले हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन कम हो गया तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के साथ में एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ था इस वॉर की वजह से। कंसिडर द केस ऑफ व्हीट प्रोड्यूसर्स। अगर हम व्हीट प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट। वॉर से पहले यूरोप जो था पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर मेजर कौन था, सप्लायर था, सबसे ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई वो करता था। व्हेन दिस सप्लाई वॉज डिस्ट्रप्टेड ड्यूरिंग द वॉर, व्हीट प्रोडक्शन इन कैनेडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। अब जब ये सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगी तो व्हीट का जो प्रोडक्शन था कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह पर प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अब यूरोप ने सप्लाई करना क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रिया ने। इन कंट्रीज़ ने अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि यूरोप जो वर्ल्ड मार्केट था, जो इंटरनेशनल मार्केट था, उस इंटरनेशनल मार्केट की सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। बट वंस द वॉर was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output. अब एक बार जब ये प्रोडक्शन क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, वॉर जब ख़त्म हो गया था, तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी धीरे धीरे प्रोडक्शन किसका क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लगा। ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइन एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट, ठीक है। वॉर का मेन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा था, ब्रिटेन के ऊपर पड़ा था, यूरोप के ऊपर पड़ा था। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो वहाँ पर लेबर काम करती थी, वो भी अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे। साथ में जो फार्मर्स थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनके पास इतना काम ही नहीं रहा था। यानी कि जितना ज़्यादा वो वीट प्रोडक्शन पहले करते थे उतना वीट प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ग्रेन के प्राइसेस क्या हो गए, नीचे चले गए, रूरल इनकम क्या हो गई, उनकी डिक्लाइन हो गई, और फार्मर्स को क्या हो गया, लॉस हो गया, घाटा हो गया, कर्जा हो गया उनके पास, वो डेप्थ के अंदर चले गए। क्योंकि यूरोप का जो ग्रेन था वो बिकना क्या हो गया, कम हो गया, और उसकी जगह पे किसने ग्रेन बेचना शुरू कर दिया, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रिया, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रेन के प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए थे।
Now the next topic is rise of mass production and consumption. In the US recovery was quicker. अब US के अंदर रिकवरी तो खैर अच्छी हुई थी. We have already seen how the war had boosted the US economy. ठीक है, किस तरीके से इकोनॉमी को में के अंदर बूस्ट आया था. इकोनॉमी के अंदर बूस्ट आने की वजह से वॉर का जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया. After the second period of economic trouble in the years after the war, the US economy resumed its strong growth in the 1920s. और 1920s से US की इकोनॉमी जो थी वो वापस से स्ट्रॉन्ग बनना उसने शुरू कर दिया. One important feature of the US economy of 1920s was mass production. मेन फीचर क्या था, याद रखना, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यूएस की इकोनॉमी जब वापस से स्टेबल हुई थी तो उसका मेन फीचर क्या था. क्या था मेन फीचर? मास प्रोडक्शन. द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगेन इन द लेट 19th century, बट इन 1920s इट became a characteristic feature of industrial production in the US. अब जो मूव था मास प्रोडक्शन का 19th सेंचुरी के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन, ज़्यादा लोगों को वहाँ पे काम पे लगाना, ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा प्रोडक्ट निकालना, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, मास प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा. अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वॉज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड. और मास प्रोडक्शन का सबसे जो मेन एग्जाम्पल था वो क्या था, हेनरी फोर्ड की जो कार थी वो कार उसका मेन फीचर था. ही एडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ अ शिकागो स्लॉटर हाउस. अब वहाँ पर एक असेंबली लाइन बनाई गई शिकागो स्लॉटर हाउस की, वर टू हिज न्यू कार प्लांट इन डिट्रॉयट. ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपना कार का एक नया प्लांट बनाया, कहाँ पर बनाया, डेट्रॉयट के अंदर बनाया. He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing wheel. अब उन्होंने जो असेंबली लाइन बनाई थी शिकागो के अंदर, जो उन्होंने स्टोर हाउस वेयर हाउस उन्होंने बनाया था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या सोचा कि ये फास्टर, यहाँ पे मैं ज़्यादा स्पीड में कार का प्रोडक्शन कर सकता हूँ और चीप प्राइजेस के अंदर मैं मेरे व्हीकल का प्रोडक्शन कर सकता हूँ. The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. ठीक है, जैसे कार के अंदर कोई पार्ट फिट करने का काम होता था तो ये काम भी ये जो कंपनी थी वो करती थी. ठीक है, आगे जो बेल्ट थी, बेल्ट से जो ऑर्डर आ जाता था, उस बेल्ट से जो भी ऑर्डर आता था वो उनको करना पड़ता था, जैसे किसी कार के अंदर कोई प्रोडक्ट लगाना. दिस वॉज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क. और जिसकी वजह से धीरे धीरे वर्कर इंक्रीज़ होने की वजह से उनका आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और वापस से उनको ग्रोथ के जो रास्ता था उसकी ग्रोथ के पेव के ऊपर वो वापस से स्पीड अप हो चुके थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट, नो वर्कर कुड एफर्ट टू डिले द मोशंस, टेक अ ब्रेक और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद अ वॉकमेट. As a result, Henry Ford's car came off the assembly line at 3 minutes interval, a speed much faster than that achieved by previous method. The T model Ford was the world's first mass-produced car. जो T model Ford की जो कार थी वो क्या थी, वर्ल्ड की फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार थी. और हेनरी फोर्ड जो थे वो असेंबली लाइन के अंदर 3 मिनट्स इंटरवल के अंदर उन्होंने इतना अच्छा स्पीड अप कर चुके थे, वो अपने बिजनेस को इतना अच्छा स्पीड अप किया था उन्होंने, इतना हाई लेवल पे उन्होंने अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था. ये पार्ट आपका मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. ठीक है, 7th पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है. इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम 8th पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इन बिटवीन बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली. अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ.